दोस्तों जरा सोचो, आप बचपन से ही बैटलफील्ड पर रहे हो। आपने एक मर्सनरी लाइफ जी है। आपको हर तरीके से ट्रेंड किया गया है, चाहे वो गन चलाना हो, नाइफ यूज करना हो, और चाहे वो दुश्मन को बहरे में से मारना हो। लेकिन अगर अचानक ये सब छोड़ के आपको एक नॉर्मल स्कूल लाइफ जीनी हो, तो वो कैसा एडवेंचर होगा। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी माइंड को ब्लो कर देगी। और अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बिना कोई देरी किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक टेररिस्ट का बेस दिखाया जाता है। इस बेस की लोकेशन अननोन थी और हमें उस बेस के अंदर एक लेफ्टिनेंट को दिखाया जाता है जिसके साथ एक प्रोफेसर को भी बंद किया हुआ होता है। लेफ्टिनेंट काफी जख्मी होता है। वो लेफ्टिनेंट यहाँ पर अपनी प्लेटून को लेकर उस प्रोफेसर को बचाने के लिए आया था, लेकिन टेररिस्ट ने लेफ्टिनेंट को ही पकड़कर यहाँ पर बंद कर दिया है। लेफ्टिनेंट प्रोफेसर से कहता है, प्रोफेसर मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से आप भी यहीं पर अभी तक फंसे हुए हैं। प्रोफेसर उससे कहते हैं, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तुम अपनी प्लाटून को लेकर मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आए थे, लेकिन अब मेरी वजह से तुम भी मेरे साथ यहाँ पर अब फंस चुके हो। लेफ्टिनेंट सोच रहा होता है, हम लोग इस मिशन को सक्सेसफुली पूरा कर सकते थे अगर हमारे खबरी ने हमें गलत इन्फॉर्मेशन ना दी होती। तो गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। मुझे लगता है उसने हमें धोखा दिया है। उसने कहा था यहाँ पर काफी कम सोल्जर्स है और वो सारे अनट्रेंड है, लेकिन ये तो सारे बहुत सारे स्किल्ड सोल्जर्स निकले। जितना हमें बताया गया था कि यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं, लेकिन यहाँ पर तो 3 गुना ज्यादा लोग निकले। यहाँ पर उनकी एक पूरी आर्मी है। और सिर्फ यही नहीं, उनको हमारे टाइमिंग का भी पता था और हमारे रास्ते का भी, किस रास्ते से यहाँ पर अटैक करने के लिए आने वाले हैं। मुझे लगता है उसने हमें पूरी तरीके से धोखा दे दिया था और ये एक शुरुआत से ही एक ट्रैक थी। हमें यहाँ पर फंसाया गया है। और उसी वक्त दरवाजे के लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है, बाहर से एक टेररिस्ट आता है और एक सोल्जर को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। वो भी लेफ्टिनेंट की टीम का एक सार्जेंट होता है। उन टेररिस्ट ने उसे बहुत ज्यादा पीटा होता है। लेफ्टिनेंट सार्जेंट किम की यह हालत देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो उठकर उस टेररिस्ट को गाली देते हुए कहते हैं, कमीने कहीं के, तुमने इसके साथ क्या किया है। और वो टेररिस्ट बिना कुछ बोले उसके सर में एक बंदूक मारता है और लेफ्टिनेंट को नीचे की तरफ गिरा देता है। और साथ ही अपनी लैंग्वेज में वो उससे कुछ कह रहा होता है। शायद वो उससे गालियां दे रहा था। वो लेफ्टिनेंट के सर पे गन मारने के बाद हंसता हुआ वहां से बाहर चला जाता है और फिर दोबारा से बाहर से लॉक लगाकर चला जाता है। लेफ्टिनेंट फिर से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ये सारे हरामी लोग हमारे साथ खेल रहे हैं, ये हमें जस्ट मार क्यों नहीं देते। सार्जेंट लेफ्टिनेंट से कहता है, लेफ्टिनेंट क्या आप ठीक हो। लेफ्टिनेंट उसे कहते हैं, हाँ मैं ठीक हूँ। हमारे बाकी के ट्रूप्स का क्या हुआ, बाकी की प्लाटून कहाँ पर है। सार्जेंट उससे कहता है, मुझे उन सब के बारे में नहीं पता, मुझे लगता है उन सबको पकड़ लिया गया है और उन्हें दूसरे कमरों में रखा गया है। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, पर उसी वक्त दरवाजे की लॉक खुलने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और सामने एक बड़ा सा मोटा ताजा टेररिस्ट खड़ा होता है। लेफ्टिनेंट उससे कहता है, अब क्या है कमीना, यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आए हो। लेफ्टिनेंट उनकी तरफ देख ही रहे होते, तभी वो टेररिस्ट उनके सामने गिर जाता है और पीछे हमारा एमसी खड़ा होता है और एमसी ने उसे पहले ही मार दिया होता है। हमारे हीरो का नाम यूजिन है और उसकी उम्र अभी सिर्फ 19 साल है, इसलिए इसे यंग असैसिन कहते हैं। यूजिन लेफ्टिनेंट चैंग से कहता है, क्या तुम लेफ्टिनेंट चैंग हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनकर कहते हैं, ये लड़का तो कोरियन में बात कर रहा है, लगता है ये हमारी कंट्री का है। लेफ्टिनेंट उससे कहता है, हाँ मैं यही लेफ्टिनेंट चैंग हूँ, तुम कौन हो। लेफ्टिनेंट उसकी भाषा सुनते हुए सोच रहे होते हैं, इसकी कोरियन थोड़ी सी खराब है, पर ये डेफिनेटली ही कोरियन बोल रहा है। यूजिन उन सबसे कहता है, मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाने के लिए आया हूँ, जल्दी से बाकी सबको अपने साथ लो और यहाँ से निकलो, तुम लोग मेरे पीछे पीछे रहना। वो लोग उस बंद रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर गैलरी में बहुत सारी लाशें पड़ी होती है टेररिस्ट की। लेफ्टिनेंट ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और वो सोचते हैं, इन सारे टेररिस्ट को किसने मार दिया है। लेफ्टिनेंट सोच रहा होता है, अगर यहाँ पर गैलरी में इतने सारे टेररिस्ट मरे पड़े हैं तो हमें सेल के अंदर आवाज क्यों नहीं आई। क्या इन्होंने मरने से पहले जरा से भी रजिस्ट नहीं किया होगा, उनकी मौत अचानक से हो गई होगी। लेफ्टिनेंट के भी हाथ में गन होती है और वो यूजिन से कहते हैं, तुम कौन सी डिवीजन से हो, तुम्हारे साथ इस मिशन को पूरा करने के लिए और कितने सारे सोल्जर्स आए हैं। यूजिन उससे कहता है, मैं तुम्हें अपने बारे में नहीं बता सकता, मैं किसकी तरफ से आया हूँ, लेकिन मेरे साथ कोई भी टीम नहीं है, मैं यहाँ पर अकेला ही इस रेस्क्यू मिशन पे आया हूँ। लेफ्टिनेंट उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सोचता है, ऐसा कैसे हो सकता है, एक अकेला बंदा इतने सारे टेररिस्ट को कैसे मार सकता है। ये लड़का तो बिल्कुल फैंटम की तरह है, इसने कोई भी आवाज नहीं की और इतने सारे टेररिस्ट को मार दिया।
वहीं पर हमारे सामने से एक दरवाजा खुलता है और एक टेररिस्ट बाहर निकलता है। लिeutenant वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं सामने एक दुश्मन है। वो टेररिस्ट भी उनकी तरफ देख लेता है। उसी वक्त हम देखते हैं उस टेररिस्ट के पीछे रूम के अंदर एक और टेररिस्ट होता है। लिeutenant जल्दी से अपनी गन को सामने तरफ करते हैं और कहते हैं लगता है हमें यहाँ पर गन शॉट करनी पड़ेगी, क्योंकि साइलेंटली इन्हें मारना यहाँ पर आसान नहीं होगा। लेकिन जल्दी से यूजिन सामने की तरफ भागता हुआ चला जाता है और वो जाते ही सबसे पहले दरवाजे वाले टेररिस्ट के ऊपर अटैक करता है, जिससे उसके हाथ पर गन गिर जाती है और साथ ही वो उसके गर्दन के नीचे अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी सांस की नाली बंद हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। पहले वाले को मारने के बाद अंदर वाला अपनी गन को सीधी करता है यूजिन पर अटैक करने के लिए, लेकिन यूजिन अपनी नाइफ को निकाल कर जोर से उसकी तरफ फेंक देता है और वो नाइफ सीधे जाकर उसके दिल पर लगता है और वो टेररिस्ट वहीं पर आवाज किए बिना ही मर जाता है। लिeutenant अभी भी सोच रहे होते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसने यहाँ पर 2 एनिमीज को मार दिया है, वो भी अपने गन को बिना यूज किए। पता नहीं ये किस डिवीजन का है, लगता है ये कमांडो डिवीजन से है। यूजिन जल्दी से अपना गन निकालता है और उसके ऊपर साइलेंसर लगा लेता है और कहता है हम अपनी स्पीड को बढ़ाने वाले हैं, तो तुम लोग को अपनी गन को यूज करने की इजाजत नहीं है जब तक कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी ना हो, क्योंकि गन्स की आवाज सुनकर बहुत सारे टेररिस्ट निकल आएंगे और मैं तुम्हारे लिए रास्ते को क्लियर करूंगा। लिeutenant उसे कहते हैं हाँ बिल्कुल। साथ ही वो सोच रहा होता हाँ ये सोल्जर जो भी है ये हमें कचरे की तरह ट्रीट कर रहा है। यूजिन तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जाता है और रास्ते में जितने भी टेररिस्ट होते हैं उन सब के ऊपर फायर करके मारता जाता है। तेजी से वो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा होता है, सारे दुश्मनों के ऊपर गोलियां चलाते हुए, और सभी को मारता जाता है। वो सारे लोग भागते हुए रास्ते को क्लियर करते हुए कॉरिडोर के पास पहुंचते हैं, जहां पर सामने उन्हें बहुत सारे टेररिस्ट की आवाजें आ रही होती हैं। लिeutenant कहते हैं सामने तो बहुत सारे दुश्मन हैं। लिeutenant अपनी गन को सामने की तरफ करते हैं और कहते हैं मुझे लगता है इस सोल्जर को अब मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सामने बहुत ज्यादा एनिमीज हैं। ये यहाँ पर साइलेंट रहकर इतने सारे दुश्मनों को नहीं मार पाएगा। लेकिन यूजिन फिर से भागता हुआ आगे अकेला ही चला जाता है। लिeutenant सोचते हैं कहीं लड़का पागल तो नहीं, ये एक सोल्जर है लेकिन फिर भी इसे अपनी बेसिक्स याद नहीं। इस तरह की सिचुएशन में शांत रहकर फैसला करना होता है, लेकिन ये आगे की तरफ किस तरह भागता जा रहा है। कॉरिडोर की दूसरी तरफ दिखाते हैं जहां पर 3 सोल्जर्स होते हैं। जिन भागता है वहां पर स्लिप लगाता है और साथ ही उनकी तरफ गोलियां चलाना शुरू कर देता है। उन तीनों पर अटैक करता है और साथ ही उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती है और वो वहां से नीचे से उठने की टाइम ही अपनी पिस्टल के मैगजीन को चेंज कर लेता है और साथ ही भागता हुआ आगे आगे की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि उन तीनों को उसने पहले ही निपटा दिया है। लिeutenant जैसे वहां पर कॉरिडोर से आगे निकलते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं पहले से ही तीनों दुश्मन मारे जा चुके हैं। लिeutenant कहते हैं लड़का तो एक लीडर मॉन्स्टर है। सोचते हैं मैं भी एक सोल्जर हूँ, लेकिन इसकी मूवमेंट्स एक सोल्जर की तरह बिल्कुल नहीं है और ये बहुत ज्यादा रेकलेस है। ये बिना सोचे ही आगे बढ़ता जा रहा है। वो सारे लोग भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं। जिन वहीं पर जाके कॉर्नर पे रुक जाता है, वो सिग्नल करके उन्हें बताता है मैं यहाँ पर रुकना होगा। लिeutenant वहां पर पूछते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्यों रुक रहे हैं, हमें तो आगे बढ़ना चाहिए। यूजिन उससे पीछे की तरफ इशारा करता है। लिeutenant पीछे की तरफ देखते हैं तो वहां पर प्रोफेसर और वो सार्जेंट वो दोनों बहुत ज्यादा थके हुए होते हैं। वो उनके साथ भाग नहीं पा रहे होते हैं। लिeutenant सोच रहा होता है मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी। हम लोग यहाँ पर प्रोफेसर को बचाने के लिए आए हैं और मेरा एक साथी भी पीछे रह गया है और मैं एक्साइटमेंट में बहुत ज्यादा आगे भाग आया हूँ बिना उनकी परवाह किए। और फिर वो यूजिन की तरफ देखते हैं, सोचते हैं लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा जीनियस है। मुझे लगा था ये एक रेकलेस पर्सन है, लेकिन इसे अपने साथियों का भी फिक्र है। यूजिन ने चारों तरफ नजर रखी हुई है। फ्रेंड अभी भी इसी कंफ्यूजन में है कि एक लड़का कोरियन है कि नहीं। देखते हैं इसकी आंखों का रंग काला है, जबकि इसकी लैंग्वेज भी कोरियन है, हालांकि थोड़ी सी बुरी है, लेकिन ये कोरियन बोल रहा है। फ्रेंड उससे फिर से पूछते हैं क्या तुम एक कोरियन हो, लेकिन यूजिन उसे जवाब दिए बिना ही कहता है हमारा 1 मिनट पूरा हो गया है, हमें आगे बढ़ना होगा। फिर वो चारों लोग भागते हुए बेस से बाहर चले जाते हैं। वहां पर सामने उनकी प्लाटून की गाड़ी मौजूद होती है, जो कि लिeutenant की प्लाटून की गाड़ी होती है। वो सारे अपने लिeutenant को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लिeutenant भी उन सबको देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो लगा था उन सब ने तुम्हें पकड़ लिया होगा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिeutenant के सोल्जर्स उससे बताते हैं लेकिन हमें उन्होंने पकड़ लिया था और इस सोल्जर ने हम सबको बचा लिया। लड़के ने हमें कहा हम लोग गाड़ी के साथ यहाँ पर रेडी रहे और अब ये आप सबको यहाँ पर लेकर आ गया है। जिन उन सबसे कहता है मुझे लगता है हमें यहीं पर अलग होना होगा, तुम सब लोग साउथ ईस्ट की तरफ आगे बढ़ो और तुम्हारे तुम्हारे लोग मिल जाएंगे।
और वो लोग तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यूनियन उससे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिन उससे कहता है तुम्हें थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अपने मिशन को पूरा कर रहा हूँ। यूनियन सोचते हैं मुझे पता चल गया है ये एक मर्सिनरी है। यूनियन सामने अपना हाथ करते हैं, उसे हैंडशेक के लिए कहते हैं। यूनियन उससे कहते हैं चाहे तुम्हारा मिशन ही क्यों ना हो, लेकिन मैं अपना थैंक्स पेश करना चाहूंगा, मेरे साथ हैंडशेक करो। और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा गर्व की बात होगी कि तुमने मेरी और मेरे सारे दोस्तों की जान बचाई है। यूजिन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में होता है और उसके साथ वो अपने हाथ नहीं मिला रहा होता, लेकिन उसी वक्त कुछ महसूस होता है। सामने से कोई बंदूक से फायर करने वाला है। दूर पत्थरों के पास दिखाते हैं कि 3-4 टेररिस्ट होते हैं जो बंदूक के साथ उनके ऊपर फायर कर देते हैं। जैसे वो फायर करते हैं उसकी आवाज इन तक पहुंचती है। लुटेनेंट कहते हैं ये तो बंदूक के फायर करने की आवाज है। यूजिन भी चिल्ला के सबसे कहता है सभी लोग नीचे की तरफ झुक जाओ। लेकिन वहीं पर आके बम फूटता है और बुम, जबरदस्त धमाका होता है। बम फूटने की वजह से उन सभी के कान थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं और उन्हें दिखाई भी नहीं दे रहा होता है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रोशनी होती है। धमाके की वजह से लेफ्टिनेंट भी काफी ज्यादा जख्मी होते हैं। उनके सर से ब्लड निकल रहा होता है और उन्हें कुछ आवाज भी नहीं आ रही होती है। लेफ्टिनेंट अपने दोनों कानों पर हाथ रखे हुए बैठे होते हैं और कहते हैं मुझे तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और मुझे कोई आवाज भी नहीं आ रही। अपने साइड की तरफ देखते हैं और कहते हैं प्रोफेसर और मेरे सारे ट्रूप्स कैसे हैं, पता नहीं वो जिंदा है या नहीं। लेकिन वो सारे के सारे बिल्कुल ठीक होते हैं क्योंकि वो गाड़ी के पीछे छुपे होते हैं। लेफ्टिनेंट यूजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं वो सोल्जर को क्या हुआ, वो कहाँ पर है। उसी वक्त उन्हें एक गन शॉट की आवाज आती है। लेफ्टिनेंट सामने की तरफ देखते हैं जहाँ पत्थरों के पीछे वो सारे टेररिस्ट छुपे होते हैं और उनके ऊपर गोलियां चल रही होती है। साथ ही लेफ्टिनेंट अपने साइड की तरफ देखते हैं, वहीं पत्थर के पीछे यूजिन बैठा होता है। यूजिन अपनी गन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर गोलियां चला रहा होता है। लेफ्टिनेंट हैरान होकर कहता है जबकि अभी तक हम लोग देख भी और सुन भी नहीं पा रहे होते हैं ये लड़का इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया और ये उनके ऊपर अटैक भी कर रहा है। साथ ही यूजिन के चेहरे पर से उसका नकाब भी हट जाता है। लेफ्टिनेंट उसका चेहरा देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लेफ्टिनेंट कहते हैं मैं जिसे मॉन्स्टर समझ रहा था ये तो एक बच्चा निकला। ये तो हमारी एमसी की एक स्टाइल वाली बैकग्राउंड स्टोरी थी। नेक्स्ट सीन 6 महीने के बाद का दिखाया जाता है। अब हमारी स्टोरी फाइनली स्टार्ट हो गई है। 6 महीने बाद कोरिया का एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर टीचर अपनी क्लास के सभी बच्चों से कहते हैं अटेंशन एवरीवन, आज हमारे साथ एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। वहाँ पर बैठी सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रही होती है क्योंकि हमारा एमसी है ही बहुत ज्यादा हैंडसम। और वहीं पर क्लास में एक बुरी लड़का भी बैठा होता है जो कि गाली देकर कहता है अब ये हरामी कौन है। यूजिन टीचर के साथ खड़ा होता है। टीचर सारे बच्चों से कहती है आज से ये लड़का हमारी क्लास में तुम सब लोगों के साथ बैठकर पढ़ेगा। यूजिन उन सब की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है मुझे तुम लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। यूजिन यहाँ पर नाइस गाय बनने की ट्राई कर रहा है। ना आप सब लोग जानते हैं कि ये यंग असैसिन है, एक मर्सनरी है जो कि सिर्फ फाइट करना जानता है। और अब हम देखेंगे स्कूल लाइफ में कैसे ढलता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें वापस से स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हमारे हीरो की छोटी बहन बैठी हुई होती है जो कि अपने क्लास में बैठी होती है। पेपर बैठे वो अपने भाई के बारे में सोच रही होती है और कहती है मेरा भाई तो अभी तक स्कूल में आ चुका होगा और वो अपनी क्लास में बैठ गया होगा। इसी वक्त एक लड़की भागते हुए क्लास में आती है और कहती है तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैंने आज एक बहुत ही हैंडसम लड़के को देखा है और वो वाकई में बहुत ही ज्यादा हैंडसम था, मुझे तो आज रात को नींद भी नहीं आने वाली है। और फिर बाकी की सारी लड़कियां भी उसके आगे आके जमा हो जाती है। वो सारे उस लड़के की हैंडसमनेस के बारे में बातें करना शुरू कर देती है। हीरो की बहन का नाम यू डायून है। डायन उसकी बातें सुनने के बाद सोच रही होती है ये लड़कियां कह रही कि वो लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम है, लगता है ये मेरे भाई के बारे में बात कर रही है। लेकिन वो सोचती है लड़का बाकी में जो यहाँ पर आया है क्या वो वाकई में मेरा भाई है। वो अपने कॉपी के ऊपर भी अपने भाई का नाम लिख रही होती है। साथ ही हमें एक बैकग्राउंड स्टोरी बताया जाता है। 10 साल पहले मेरा भाई अपने मॉम डैड के साथ प्लेन पे जा रहा होता है। प्लेन क्रैश में मेरे भाई की मौत हो गई। मैं तो ऐसा ही लगा था, लेकिन 10 साल के बाद मेरा भाई वापस आ गया है, पता नहीं कैसे। बैकग्राउंड सीन में दिखाया जाता है जब वो अपना भाई रिसीव करने के लिए अपने ग्रैंडपा के साथ एयरपोर्ट पे जाती है। ग्रैंडपा अपने पोते को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, साथ ही वो रो रहे होते हैं। जबकि डायन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, वो अपने भाई को 10 साल बाद देख रही होती है। डायन वहां पर हक्की बक्की खड़ी होती है और कहती है क्या वाकई में लड़का मेरा भाई है। ग्रैंडपा अपने गले में उसको लगा लेते हैं जबकि वो यूजिन अपने गले को मोड़ते हुए अपनी बहन की तरफ देखता है, उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और अपनी बहन से कहता है तो तुम्हारा नाम डायन है। डायन वहां पर बैठी बैठी अपनी बैकलेस फैमिली
मेमोरी में खोई होती है। इसी वक्त उसके पास एक बुरी लड़की आती है और उसे पुकार पुकार कर कह रही होती है, टाइजन तुम मेरी बात सुनो, क्या तुम बहरी हो गई हो? आती टाइजन अपनी आंखें खोलती है और कहती है, लड़की उसे कहती है, कमीनी कुतिया कहीं की, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रही हूँ, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? बहरी हो गई है क्या? टाइजन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं गया। वो लड़की टाइजन से कहती है, ठीक है इस बार मैं तुझे माफ कर देती हूँ, लेकिन पीई क्लास में मुझे तुम्हारे जिम वाले कपड़े चाहिए, तुम अपने साथ लेकर आई हो या नहीं? टाइजन उसे कहती, हाँ अब मैं अपने साथ लेकर तो आई हूँ, लेकिन मैं अगर तुम्हें अपनी ड्रेस दे दूंगी तो जिम क्लास में मैं क्या पहनूंगी? वही लड़की उसके सर में मारती है और कहती है, कमीनी, तेरे अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे सामने बोल रही है? तुझे किसने कहा तुम मेरे सामने बात कर सकती है? तुझे अपनी ड्रेस मुझे देनी है मतलब देनी है। तुम अपनी ड्रेस कहाँ से लेकर आएगी वो मेरा मसला नहीं है। हकीकी सही लड़कियां ये बहुत ज्यादा डर जाती है। उस बुरी लड़के के साथ उसकी एक दोस्त भी होती है। वो डायन से कहती है, हमने तुझे कुछ दिन तक इग्नोर क्या किया, तू तो हमें इग्नोर कर रही है। तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आया तो तुझे हमें इन लड़कियों के सामने इतना पीटेंगे कि तू बहुत शर्मिंदा हो जाएगी और रोते हुए यहाँ से वापस जाएगी। क्या तू ऐसा ही चाहती है? डायन उनकी बात सुनने के बाद अपना सर नीचे झुका लेती है। नेक्स्ट सीन क्लास 3-2 का दिखाया जाता है। यहाँ पर यूजिन है। यूजिन टीचर के पास ही खड़ा होता है। टीचर सारे बच्चों से कहती है, आज से ये लड़का हमारी क्लास में बैठेगा। टीचर सारे बच्चों से कहती है, ये लड़का पिछले 10 साल से अब्रॉड में रह रहा था अपनी किसी वजह से, लेकिन अब ये वापस आ गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम सारे बच्चे इसके साथ कोऑपरेट करो और यहाँ पर एडजस्ट होने में इसकी हेल्प करो। लड़कियां तो सारी बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है क्योंकि हमारा हीरो बहुत ज्यादा हैंडसम है। बाकी सारे जल रहे होते हैं। उनमें से एक बुरी लड़का भी होता है जो कहता है, अब ये कमीना कहाँ से आ गया? वहीं पर एक शरीफ सा चंपू लड़का बैठा होता है जो हमारे हीरो का दोस्त बनने वाला है। उसके पास वाली सीट खाली होती है। टीचर यूजिन से कहती है, वो सामने वाली सीट खाली है, तुम वहां पर जाकर बैठ सकते हो। यूजिन चलता हुआ अपनी सीट की तरफ जा रहा होता है। वहीं पर रास्ते में एक और बुरी लड़का बैठा होता है। किसी भी क्लास में गुंडों की कमी नहीं होती है। हर एक क्लास में एक आध तो बदमाश बच्चा होता ही है। ये लड़का यूजिन की तरफ देखकर सोच रहा होता है, यहाँ पर हो क्या रहा है? इस सारे इस लड़के को देखकर इतने ज्यादा एक्साइटेड क्यों है? आखिर इस लड़के में इतना क्या खास है? मुझे तो ये किसी भी एंगल से अच्छा रैंसम दिखाई नहीं दे रहा। लड़के के पीछे जो मेन गुंडा बैठा होता है वो कहता है, हे जायोंग, वो तेरी तरफ ही आ रहा है। जायोंग भी उसका इशारा समझ जाता है, फिर पंगा लेना है। वो सोचता है कमीना तो बहुत ही सीधा आराम से चलता हुआ आ रहा है, चलो फिर ठीक है, सभी के सामने इसे शर्मिंदा करते हैं। वो लड़का अपने सीट पर बैठे बैठे अपने पाँव को साइड में करता है, सामने करते हुए उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन यूजिन उसके पाँव के पास आकर रुक जाता है। जायोंग भी उसका देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है, मेरी टांगों की टाइमिंग तो एकदम परफेक्ट थी, लेकिन ये अचानक से रुक कैसे गया? लगता है इसे पहले से पता था। यूजिन जिंग की तरफ मुड़ के देखता है और जिंग सोचता है, इस महीने को क्या लगता है, ये है कौन? ये लगता है ये बहुत बड़ा हीरो है, और ये मेरी तरफ इस तरह घूर के क्यों देख रहा है? ली यूजिन को गाली देते हुए कहता है, कमीने कहीं के, कमीना कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ घूरने की? यूजिन को उसकी बात सुनकर गुस्सा तो आता है, साथ ही उसे एक ब्लैक फ्लैश मेमोरी याद आती है जहाँ पर लेफ्टिनेंट उसे कुछ कह रहा होता है, यूजिन मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम स्कूल में जाने वाले हो, हम लोग तुम्हें कोरिया के स्कूल में भेज रहे हैं। वहां पर जाकर किसी के साथ भी फाइट नहीं करना है, तुम्हें हर हाल में किसी के साथ भी फाइट नहीं करनी है। यूजिन लेफ्टिनेंट से कहता है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है। ऑफिसर उसे कहते हैं, तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो गए हो। साथ ही यूजिन अपने ऑफिसर से कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ, ऐसे फाइटिंग कैसे करता हूँ जबकि मुझे उस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है। पहले मैं उन सभी के बारे में डेटा इकट्ठा करूंगा और देखूंगा उनके पास कौन कौन से वेपन्स है, तो वो सारे मेरे ऊपर किस किस तरह से अटैक कर सकते हैं, कि बिना डेटा के मैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, नहीं वो लोग मुझे मार ही न डाले। वो लेफ्टिनेंट उसकी बातें सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, कहता है, इस दफे कुछ भी बात समझ नहीं आ रही। विजन कहता है, लेफ्टिनेंट आप मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैंने बैटल फील्ड पर 10 साल गुजारे हैं, आपको लगता है मैं एक स्कूल को हैंडल नहीं कर पाऊंगा? लेफ्टिनेंट उसकी बात सुनकर कहते हैं, अब बस करो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा कि उसके उनके साथ फाइट नहीं करनी क्योंकि तुम्हारे पास डेटा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ कि तुम्हें उनके साथ फाइट नहीं करनी वरना तुम उन लोगों को मार डालोगे। सारे बेचारे तो बस बच्चे हैं। चोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है। यूजिन उस लड़के के सामने खड़ा होता है। पुलिस उससे कहता है, वो कमीना लड़के, क्या लगता है तुम्हें आवाज कम आती है? मैंने तुझसे पूछा है कि तू मुझे घूर कर क्यों देख रहा है, क्या तू मरना चाहता है? यूजिन उससे अभी भी कोई जवाब नहीं देता।
टीचर उससे कहती है, तुम अभी तक वहीं पर क्यों खड़े हो, तुम जाकर अपनी सीट पर क्यों नहीं बैठ रहे। यूजिन टीचर से कहता है, आई एम सॉरी टीचर, मैं अभी जाकर बैठ जाता हूँ। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है। जेयंग हंसना शुरू कर देता है, सोचता है मुझे तो लगा था ये बहुत बड़ा 30 मार खा है, लेकिन ये तो मुझसे डर गया। कि दूसरा वाला भी बुली भी थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है। वो सोचता है लगता है ये डर गया है। चंपू साइड हीरो का नाम पार्क है, क्या तुम्हारे साथ बैठने वाला है। टीचर उससे कहती है, इसलिए मैं चाहती तुम उसका पूरा ध्यान रखो, आज से ये तुम्हारा सीटमेट है। टीचर क्लास खत्म करने के बाद कहती है, तुम सब क्लास को एंजॉय करो, मैं तुम लोगों से कल मिलती हूँ। पार्क हंसते हुए कहता है, हेलो मेरा नाम पार्क है, तुम मुझे पार्क कह सकते हो। पार्क उससे कहता है, तुमने अपना नाम यूएजिन का बताया था है ना। यूजिन उससे कहता है, हाँ मेरा नाम यूएजिन है। पार्क फिर उन दोनों बुली लड़के की तरफ देखता है और बोलता है, यूजिन को उन दोनों लोगों के बारे में बताता है। पार्क उससे कहता है, ये देखकर तुम तो थोड़ा हैरान हो रहे होगे, मैंने देखा ली ने तुम्हारे तरफ अपनी टांग की थी और तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। पार्क उससे कहता है, लड़के ने जिसने तुम्हारे सामने अपना पाँव किया था वो एक बुली है। उसके पीछे तरफ जो गुंडा बैठा है उसका नाम यूजिन है। वो दोनों ही हमारे क्लास के सबसे बड़े बदमाश लड़के हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फैंटेसी बॉन्ड पर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।